Hi students, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Myself BS Raj Purohit. If you like my channel, please subscribe, like and comment and forward to those students those really need for the right education. स्टूडेंट आज हम बात क्या कर रहे हैं? आज की जो टॉपिक है वो है गुड्स. कल हमने बिल्स पेबल तक किया था राइट पिछले वीडियो में. चलिए बात करते हैं आज गुड्स के बारे में. जो बच्चों गुड्स क्या होता है? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल. गुड्स वो चीज़ें होती है जो हम खरीदते हैं आगे उसको बेचने के लिए. ओके, विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट. हम वो खरीदते हैं कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए भी और फिर उसको हम बेचते हैं. ओके, सो फॉर अ फर्नीचर डीलर, अगर एक फर्नीचर का दुकानदार अगर वो चेयर टेबल खरीदता है तो उसके लिए गुड्स है बिकॉज वो आगे बेचेगा. जबकि जो वाइल दी अदर्स इट इज़ फर्नीचर इज टर्म्स एन एसेट. अगर फर्नीचर की दुकान नहीं है और कोई अगर मान लो चेयर टेबल खरीद रहा है तो उसके लिए वो एसेट्स है बिकॉज एसेट्स वो चीज़ें होती है जिनको हम आगे बिजनेस में यूज़ में लेते हैं. सिमिलरली फॉर अ स्टेशनरी ट्रेडर स्टेशनरी इज गुड्स. अगर स्टेशनरी की दुकान की हम बात करें तो स्टेशनरी जो है वो एक गुड्स है क्योंकि आगे उस गुड्स को हमें बेचना है. वेयर फॉर अदर इट इज़ एक्सपेंसेस. और दूसरों के लिए अगर कोई स्टेशनरी खरीद रहा है तो उसके लिए खर्चा है बिकॉज उसके ऑफिस में वो काम में ली जा रही है. अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है बच्चों तो फिर स्टेशनरी आपके लिए एक प्रकार का गुड्स है बिकॉज आगे उसको आप बेचेंगे. अगर आपके लिए स्टेशनरी दुकान नहीं है तो आप बिज़नेस के लिए उसको आप खरीदेंगे बिकॉज आपको उसको यूज़ में लेना है, काम में लेना है, स्टेपलर लेनी है, वॉट एवर्स हो, तो वो आपके लिए खर्च है. राइट बच्चों, चलते हैं आगे. ओके, बात करते हैं कॉस्ट क्या होता है. कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज. कॉस्ट का मतलब होता है कुछ पैसा हमारा किसी रिसोर्स पे लग जाना, कोई गुड्स या सर्विसेज पे. द रिसोर्स गिवन अप आर मनी और मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें हमारा पैसा खर्च होता है उसको हम पैसे में हम लोग काउंट कर सकते हैं. ओके, तो इसके बारे में इन्होंने चार्ट अकाउंटेंट सईमा लंदन ने क्या बोला छोड़ दो उसको, आगे चलते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए बहुत शानदार, एक कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी इंक्लूड इन परचेज प्राइस. अगर आप एक मशीन खरीदते हैं तो उसमें परचेज प्राइस उसका आप आंक सकते हैं बिकॉज वो कितने की है, प्लस फ्रीट उसका भाड़ा, प्लस उसको इंस्टॉल करेंगे उसका एक्सपेंसेस. एग्जाम्पल ले लीजिए एक जनरेटर. जनरेटर एक मशीन होती है जो कि आप खरीदते हैं बिजनेस के लिए. जब आपकी फैक्ट्री में लाइट चली जाए उसको चलाने के लिए तो उसको जब मंगवाएंगे आप उसका भाड़ा लगेगा बस का या ट्रक का, वॉट एवर किसी में भी आप मंगवाएंगे, गाड़ी में, ट्रॉली में. अब आप उसको जब घर फैक्ट्री में मंगवाएंगे फिर आप उसको इंस्टॉल करवाएंगे तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे. तो फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड मे बी एक्चुअल और नॉशनल. ओके, फर्नीचर फर्दर एक्सपेंडिचर जो हमारा एक्चुअल होगा वही हमें लेना पड़ेगा. द अमाउंट स्पेंट ऑफ द परचेज रॉ मटेरियल इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर. जो हमने खरीदा है रॉ मटेरियल वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. जबकि नॉशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉशनल एक्सपेंडिचर इज अ वन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे कैश आउटले नहीं होता. तो ये नोशनल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इज कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं. डीम टू हैव बीन इनकर्ड, कि ऐसा लगता है कि शायद ये हो सकते हैं. जैसे रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. बिल्कुल, अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आपकी खुद की बिल्डिंग है, ओके, वैसे तो वो खर्चा आप रेंट आप अपने आप को आप पे थोड़ी करते हैं, बट आप ये सोचते हैं अगर मैं फैक्ट्री किराए पे रखता तो मुझे रेंट मिलता. तो नॉशनल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं कि इतना मेरा लग ही जाता. चलते हैं आगे. तो कॉस्ट समझ में आ गया. कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो किसी चीज़ को काम लेने पे हमारे गुड्स में बनाने में होता है. चलते हैं आगे. वाउचर क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल. वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट. वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है और जिसके अंदर ऑथराइजेशन टू पे, एक अथॉरिटी दी होती है पैसा पेमेंट करने के लिए. जैसे मान लो एक दुकान पे एक सेठ चाहिए, ओके, और एक मजदूर ने कहा सेठ जी मुझे आज 500 रुपये चाहिए. बोला क्यों? बोला आज मुझे घर जाना है, मुझे थोड़ा राशन पानी लेना है, आज मैं एटीएम भूल गया. सेठ जी कहेंगे ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये दे देंगे. जब उसको 500 रुपये देंगे तो सेठ जी एक वाउचर बनाएंगे. वाउचर के अंदर एक पूरा पेज होता है, उसमें लिखा होता है कि 500 रुपये मान लो राम, एक मजदूर है, राम को दिए और राम के उसमें साइन होते हैं, प्लस एक अकाउंटेंट के साइन होंगे जो उसको बनाएगा, प्लस ओनर के साइन होंगे. तो 3 साइन होते हैं पैसे मिलने वाले के,
पैसे देने वाले के और बनाने वाले अकाउंटेंट के, तो ये तीनों चीज़ें साइन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड जो होता है बुक्स अकाउंट में वाउचर के बेस पे होता है। सेपरेट वाउचर, हर वाउचर अलग अलग लेन देन के लिए बनाया जाता है। या तो उसमें अकाउंट डेबिट करते हैं या हम क्रेडिट करते हैं। अगर एक मजदूर को पैसा देंगे डेफिनेटली हमारा पैसा यहाँ से जाएगा, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। द फॉर्म ऑफ वाउचर वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म सिंस वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली। तो जो हमारा वाउचर होता है उसकी जो हमारी जो कह सकते हैं प्रिंटिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। हर फर्म अपना अपना वाउचर बनाती है। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट उसको बनाता है, और काउंटर साइन बाय एन ऑथराइज पर्सन, एक जो व्यक्ति हो सकता है मालिक साइन करे, हो सकता है ऑथराइज पर्सन को एक नियुक्त कर दिया जाए कि तुम साइन करोगे। तो इस प्रकार के वाउचर की पूरी कहानी समाप्त हुई। आगे चलते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो बच्चों डिस्काउंट तो आपने बचपन में सुना होगा। हम स्कूल से अपने शॉपिंग करने जाते हैं मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी पापा कहते हैं अब बच्चों देखो आज ये सेल लगी हुई है, इस पर डिस्काउंट है, शूज़ पे चलो आपको दिला देते हैं। या दिवाली आपने देखा होगा। डिस्काउंट मीन्स एक जो भी आपकी ऑफर प्राइस है वो सेलर क्या करता है, सेलिंग प्राइस से कम कर देता है। ओके, उसमें बहुत सारे कारण है। उसमें कहता है हाथों हाथ अगर पेमेंट करोगे तो मैं इतना कम कर दूंगा। तो बेसिकली बिजनेस में डिस्काउंट देने का जो पर्पस है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तुरंत पैसा आ जाएगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो टाइप के अकाउंट्स, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। लेट्स सी, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर। जब सेलर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है फिक्स परसेंटेज में, मान लो 100 रुपये लिखा हुआ है किसी प्राइस पे, उस पर 10% ऑफ कर देता है, जिसका मतलब उसको 90% ही पे करता है। ओके, अब बात आती है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट को कभी अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करती है, वो जो भी रेट से डिस्काउंट देता है उसको काट के उसी पे बिल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है मैंने अगर 100 रुपये किस चीज़ के ऊपर लिख रखा था, तो मेरे को कस्टमर ने बोला सर आपको मैं 90 दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है 90 दे दो भाई। अब 90 की एंट्री होगी कि हाँ 90 रुपीज़ का मैंने ये माल उस कस्टमर को बेचा। अब क्या हुआ, मैंने कस्टमर को बोला भाई तुम पेमेंट अभी दोगे तो चलो तुम 85 दे दो, 5 रुपये डिस्काउंट और चलेगा, राइट? या फिर बाद में दोगे तो तुम्हें 90 देना पड़ेगा। तो टू रिसीव पेमेंट प्रॉम्प्टली कैश डिस्काउंट इज गिवन। ओके क्लियर स्टूडेंट? तो ये कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर हमारे एंट्रीज आएगी आगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको और देख लीजिए और गो थ्रू कर लेना। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कनेक्ट टू मी। चलते हैं आगे। रिबेट क्या होता है? इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द गुड सोल्ड। जो हमने जो कीमत है हमारे सोल्ड करने की प्राइस, मान लो किसी चीज़ को हम लोग 100 रुपये में बेचते हैं तो उसमें कुछ रिडक्शन कर देना। ओके, और क्या लिखा? अलाउ बाय द सेलर, सेलर इसको करता है कम आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ओके, इट इज़ अलाउड बाय द सेलर फॉर द रीज़न, क्यों? इसमें मैं अगर माल बेच रहा हूँ तो मैं कम करूँगा, और अदर देन ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को छोड़ के रिबेट दी जाती है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल रिबेट मे बी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। बहुत बढ़िया। जब हम जो ये सेल देखते हैं ना, सेल, इसी में रिबेट होता है। दैट इज़ नॉट डिस्काउंट, दैट इज़ रिबेट। लिखा होता है रिबेट डिस्काउंट डिस्काउंट, पर आप नेचुरली आप देखेंगे सो फ्लैट 50 ऑफ, फ्लैट 40 ऑफ दुकानों में लिखा होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो रिबेट होती है ना वो इसलिए दी जाती है माल निकालने के लिए। दिवाली पे पता है स्टॉक अगर नहीं निकलेगा तो आगे हमें और लेके आना है, तो हम उस पर कुछ थोड़ा प्राइजेस को डाउन कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड रिबेट। ओके, एंड टू सेल आउट द गुड्स, मेन पर्पस टू सेल द गुड्स वी गिव रिबेट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या होता है? सबको पता है, मोदी जी जीएसटी ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं। व्हाट इज जीएसटी? आप जो भी टैक्स पे करते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, सब कुछ, उनको पहले बहुत सारे थे, एक्साइज, सेल्स, वैट, इन सबको मर्ज करके एक ही बना दिया जीएसटी। ओके, गुड्स सर्विस टैक्स। ये अब दो भागों में बट रही है, एक स्टेट और एक सेंट्रल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो टैक्स है वो स्टेट और सेंट्रल का दो भागों में बट गया। मान लो आप एक 100 रुपये का पाउडर का डब्बा लेते हैं। ओके, उसमें से 20 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना है एज अ टैक्स। तो 10 रुपये आपके जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 10 रुपये जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को, राइट? यू हैव पेड 100 रुपीज़, इन दैट 80 रुपीज़ एज यू हैव पेड टू शॉपकीपर, 20 रुपीज़ डायरेक्टली विल गो टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन स्टूडेंट। और अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? तो स्टूडेंट आज बात करते हैं एंट्री क्या होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन लेन देन होता है बुक्स में तो उसको बोलते हैं एंट्री। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट अगर आपने उधार में माल बेचा, जैसे आपने मुझे माल बेचा, मैं टीचर हूँ, मैं लेके चला गया जूते, मैंने कहा भाई मैं पैसे अभी नहीं दूंगा, तो आपके नज़रों में मैं एक डेटर हूँ। समझ रहे मेरी बात को?
जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो व्यक्ति हमारे नज़रों में, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा डेटर बन जाता है। इट इज़ बिजनेस लॉस। अब अगर अगर डेटर पैसा ना दे, अगर मान लो मैं जूते ले गया, मैं पैसा नहीं दूँ, दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ बेटा कर रहा हूँ, मान लो 2-3 साल हो गए नहीं दिए मैंने, तो आपके लिए बिजनेस का लॉस है, तो आप उसको डेबिट करेंगे पीएनएल में और आपके लिए एक्सपेंस है। उस लॉस को हम लोग एक नया नाम देते हैं और उसका नया नाम है बैड डेब्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 29 की। सो 29 पॉइंट क्या है? इंसॉल्वेंट। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? अ पर्सन और द एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन, a person or enterprise which is not in a position to pay its debt is called insolvent। अगर एक आदमी या एक संस्था पैसा ना दे पाए तो वो कहलाती है इंसॉल्वेंट। डेप्ट का मतलब स्टूडेंट लिख लो उधारी। जैसे आपके बिजनेस फर्म अगर पैसा नहीं दे पाए बाजार में तो आपकी बिजनेस को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसका मतलब यू आर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु हैज नॉट मनी टू पे द मार्केट डेप्ट या उधारी। राइट बच्चों, चलते हैं आगे। उसके बाद सॉल्वेंट क्या है? सिंपल, सॉल्वेंट जो घुल जाए। वैसे ही सॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपनी उधारियां चुका देता है। बात करते हैं स्टोर। अगला वर्ड क्या है? स्टोर निकल के आता है। स्टोर के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्टोर वर्ड क्या है? तो बच्चों स्टोर वर्ड क्या है? अगर मैं बात करूं, आप बिजनेस के अंदर आप कुछ चीज़ें ऐसे रखते हैं जो आपको डेली यूज़ चाहिए। जैसे आपका मतलब मशीन चलती है तो डेफिनेटली आप लुब्रिकेंट्स रखेंगे, थोड़ा ऑयल वॉयल रखेंगे, थोड़ा ग्रीस रखेंगे, कुछ आप पेचकस प्लास पाने, आई होप समझ रहे होंगे, कुछ पैकिंग मटेरियल। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कीप इन स्टोर्स। ओके, सो चलते हैं आगे। रेवेन्यू क्या होती है बच्चों? रेवेन्यू के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं आपको, क्योंकि हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इनकम क्या होती है? इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओके बच्चों, तो आपको याद होगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेवेन्यू मतलब आपके दुकान में आप जब सुबह जाते हैं, सुबह जाकर जब आप दुकान में अगरबत्ती करते हैं, हे भगवान आज मेरे सेल बम्पर हो, इतनी की हो, ये हो वो हो, और शाम को जब आपके गले में जो पैसा आता है सेल होकर, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। तो पढ़ते, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स दैट इनकम ऑफ रिकरिंग रेगुलर नेचर, जो बार बार आपके पास होती है। तो भैया दुकान में जूते सुबह शाम जूते बिकते रहते हैं तो बार बार होती है। फ्रॉम अ सोर्स मतलब साधन, जूते बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, वट एवर। सो यू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। सेल ऑफ गुड्स, दुकानदार है तो आप गुड्स बेचोगे। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारी स्कूल क्या करती है? सर्विस देती है। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसीप्ट ऑफ रेंट। तो इसमें ये भी हम तय करते हैं। रेवेन्यू में हमारे अगर किराया मिलता है तो वो भी हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि बिजनेस ने किराए पे चढ़ा रखी होगी दुकानें। कमीशन मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सब रेवेन्यू में जुड़ जाता है। ओके, रेवेन्यू रिलेटेड, रेवेन्यू रोज डे टू डे अफेयर्स का, बिजनेस का हमारा पार्ट है। एज सच द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर और बोरिंग लोन इज नॉट रेवेन्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अब अगर मालिक कैपिटल और लगाता है वो रेवेन्यू नहीं है, अगर कोई लोन लेते हैं वो भी रेवेन्यू नहीं है। हम पीछे पढ़ चुके हैं व्हाट इज कैपिटल रिसीप्ट। सो और पैसा लगाना और लोन मिलना, बोथ आर कैपिटल रिसीप्ट्स। पॉइंट नंबर 33 पे बात करते हैं बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जितना भी आपकी दुकान में माल बिकता है, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसी को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। दुकान के माल बेचने से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और वो कैसे होगा? अगर आपका दुकान का माल बिकेगा और या फिर आप कुछ सर्विसेज देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा। राइट बच्चों, चलते आगे। एंटिटी क्या होता है बच्चों? एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस। तो एंटिटी क्या होती है? एंटिटी का मतलब एक वो संस्था जो इकोनॉमिकली बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए बनी हुई है, दैट्स कॉल्ड एंटिटी। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, okay, Geo Industries, these all are groups which are entity which are business. They are formed for earning income. They generate their income with the motto of profit. Okay, चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 35 बच्चों, देखते हैं आगे। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टोटल सेल, पूरे आपके पर्टिकुलर पीरियड, एक दिन की सेल कितनी है, हफ्ते की कितनी है, महीने की कितनी है, साल की कितनी है, दैट्स कॉल्ड टर्नओवर। आगे बात करते हैं लाइव स्टॉक क्या होता है बच्चों? डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल, हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक। भैया डोमेस्टिक एनिमल जो घरेलू आपके एनिमल्स होते हैं, समझ रहे बच्चों, सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक। तो कैटल, हॉर्सेज, ये जितने भी होते हैं ना, समझ रहे होंगे आप बच्चों मेरा कहना, कैटल, हॉर्सेस, घोड़े, भैंस, गाय, जितने, दिस ऑल आर लाइव स्टॉक्स।
आगे चलते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स रेफर टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स एंड द डिबेंचर। अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, उनके शेयर्स खरीदते हैं, उनके डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और उसके बदले में आपको रिटर्न मिलता है। तो फाइनली आज बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत चेयर अप्स का दिन है बच्चों, क्योंकि आज आप समझ रहे होंगे इस वीडियो में इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है बच्चों। तो आप मेरे वीडियोस बार बार सुनेंगे, मैंने जो एक्सप्लेन किया आप ध्यान से उसको सुनेंगे, व्हाट आई टोल्ड यू, एंड यू रीड ट्वाइस थ्राइस, ओके, then you will able to know all the words, and all the words should be cleared in very very nicely base way, because आपका आगे जाके इन वर्ड से बहुत पाला पड़ेगा बच्चों। तो फाइनली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है, सब लिख सकते हैं। पर मैं आपसे कहूँगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो आप करें या ना करें, लेकिन 37 के 37 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में अपने, इवन फ्रॉम योर ओन वे, ओन थिंकिंग, ओन एग्जाम्पल, यू कैन राइट द नोट्स एंड यू कैन प्रिपेयर इट, एंड दैट्स नोट्स विल बी गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट द कैरियर इन द कॉमर्स। सो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, हैंस द चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू वेरी मच एंड enjoy the day. Now you will receive the videos of the chapter first, because this was a chapter where the word should be cleared, and now we can move to the chapter first. So I will go to chapter first, okay, or I will move to any other chapter. Don't worry, whatever I will move, you will move with me. So today is the last of this chapter, not least. So thank you very much, have a nice day, bye bye, enjoy the day, okay. So we get back to you soon with the next video. Thank you very much, bye bachcho, bye.